आदमखोर भेड़िए का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। भेड़िए के हमले में एक और बच्ची की मौत हो गई। भेड़िए के हमले में एक और बच्ची की मौत हुई, एक और बच्ची की जान चली गई है। भेड़िए के हमले में बुजुर्ग महिला घायल हुई हैं। भेड़िए के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग इस हमले के बाद घायल भी हुए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो 2 भेड़िए अब तक बचे हुए हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास जारी है। वन विभाग की टीमें लगाई गई हैं, कॉम्बिंग टीम लगाई गई है, लेकिन अब तक ये जो 2 भेड़िए हैं वो पकड़ में नहीं आ सके हैं। एक और हमला कर दिया गया, एक बच्ची की मौत हो गई है, 10 लोगों की मौत हो गई है। भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, हमले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा खौफ लोगों में है, गांव वालों में है, दहशत में है इस वक्त गांव वाले। और आइए आपको सुनाते हैं घायल महिला का क्या कुछ कहना है। हो गई, एक पल्ला फट गया, एक बंद रह गया, कहीं का पेशाब करके वाला का खींच लाया, सबसे ढीली पड़ी सबसे आजाद बचा पड़ोसियों ने। ढीली हो गई, एक पल्ला फट गया, एक बंद रह गया, कहीं का पेशाब करके वाला का खींच लाया, सबसे ढीली पड़ी सबसे आजाद बचा पड़ोसियों ने। हमें भेड़िए ने अटैक किया, इन्होंने बताया था और हम दूसरी जगह से जब शोषण हुआ तब हम भी दौड़े गए और हिसाब करने में दरवाजा कुछ भरवा रहेगा तब हम हमला के बताओ। और गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी ने भेड़िए को देखा था? माता जी ने देखा। और बहराइच की डीएम मोनिका रानी का इस पूरे हमले को लेकर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। तो आप डीएम को सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि 4 तो पकड़े गए हैं लेकिन 2 अभी प्रयास है, जारी है भेड़िए को पकड़ने का। और आपको बता दें कि बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। बीती रात हमले में बच्ची की मौत हो गई। आपको घटना बताते हैं, 49 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, यानी 4 भेड़िए शिकंजे में हैं और 2 की तलाश की जा रही है। अब तक 10 लोगों की मौत हो गई भेड़िए के हमले के बाद। अब तक करीब 50 लोग घायल भी हुए हैं। गांव की घेरेबंदी की गई है। वन विभाग की टीम की तरफ से ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंफ्रारेड ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। करीब 50 गांव में खौफ पसरा हुआ है। कई पिंजरे लगाए गए हैं ताकि जो भेड़िए हैं वो काबू में आ सकें। और वहीं लखीमपुर खीरी में एक बार फिर से बाघ नजर आया है। बाघ की नई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। वन विभाग का यह दावा है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग की टीम का दावा है कि लखीमपुर खीरी में बाघ की लोकेशन का पता लग चुका है और अब जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। TV9 भारतवर्ष की टीम ने भी उस लोकेशन का दौरा किया जहां लगे कैमरे में बाघ की ये नई तस्वीर कैद हुई। बाघ की मूवमेंट 2 किलोमीटर के दायरे में बताई जा रही है। वन विभाग ने इस इलाके के अंदर आने पर पाबंदी लगा दी है। बाघ को पकड़ने की कोशिशें भी जारी है। टाइगर एक बहुत इंटेलिजेंट एनिमल जैसे होता है, तो वो पिंजरे के आसपास से तो गुजरा है लेकिन पिंजरे की तरफ गया नहीं है। तो हम लोगों की आज फिर से वही स्ट्रैटेजी है कि ड्रोन से और एक बार निगरानी करेंगे ताकि वो उस एरिया से बहुत ज़्यादा की तरफ कोई बहुत ज़्यादा जो है कोई मूव ना करें और उसको उसी एरिया में रखा जाए। और थोड़ा बहुत हम पिंजरे के पोजीशन ये सब चेंज करेंगे ताकि जो है टाइगर पकड़ में आ सके। बाघ की लोकेशन के आसपास पिंजरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब वन विभाग कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द बाघ पिंजरे में कैद हो जाए और उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से ईडी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ जारी है। ईडी गिरफ्तार करने मेरे घर आई है, ये कहना है अमानतुल्लाह खान का। हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अमानतुल्लाह के घर के बाहर इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है और ईडी पूछताछ कर रही है।
लेकिन इस बीच बयान भी आया कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ईडी इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। और जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, सुबह सुबह ईडी सर्च वारंट लेकर अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची, लेकिन ये मामला क्या है? क्या कुछ ईडी तलाशने की कोशिश कर रही है? किस केस से जुड़ी ये जो सर्चिंग चल रही है, वो कौन सा केस है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं 6:15 बजे के आसपास जो अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी और तकरीबन 1 घंटा जो है वो ईडी की टीम को अंदर दाखिल होने में लगा। आपने पूछा मामला क्या है, तो मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली के वक्फ बोर्ड से। आरोप ये है कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 32 लोगों की अवैध रूप से भर्ती करी और साथ ही साथ जो वक्फ की संपत्तियां थी उनका दुरुपयोग किया, वक्फ बोर्ड का जो फंड था उसका दुरुपयोग किया। इसको लेकर के इन पे आरोप है। तब जो सीईओ थे वक्फ बोर्ड के, उन्होंने इस तरह के आरोप उन पर लगाए थे। 2016 से मामला चल रहा है। इसी मामले की एसीबी भी जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है और अब इस मामले में ईडी भी जांच कर रही है। और देखिए, इसी मामले में एसीबी और ईडी सीबीआई जो है वो अमानतुल्लाह खान को पहले गिरफ्तार भी कर चुकी है और उस मामले में उनको जमानत मिली थी। अब से पहले अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में भी ईडी ने रेड डाली थी अमानतुल्लाह खान के घर पर और फिर उन्हें सर्च के लिए बुलाया था, पूछताछ के लिए बुलाया था और 18 अप्रैल को अमानतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको राहत नहीं दी तो उसके बाद सुनवाई के लिए पहुंचे थे। तकरीबन 12 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी। दरअसल ईडी की जो टीम है वो इसी मामले में जांच कर रही है कि क्या वाकई में उन्होंने अवैध रूप से 32 लोगों की भर्ती की थी और जिस तरीके से आरोप है उनके ऊपर कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसका दुरुपयोग किया है, उसके फंड को गलत उसका इस्तेमाल किया है, उसको लेकर के सर्च की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसके पीछे भ्रष्टाचार वजह नहीं है, वजह है आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश। क्योंकि लगातार जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए उनके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और यही वजह है कि एक एक कर नेताओं के ऊपर इस तरह की दबिश दी जा रही है। एक दिन पहले भी आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं रामचंद्र, उन्होंने भी एक नाटकीय रूप से ये उनका दावा किया गया था उनकी बेटी की तरफ से कि कुछ लोग आए और उनको उठाकर ले गए और उन पर यह आरोप लगाया, उनके ऊपर दबाव बनाया कि या तो वापस बीजेपी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हाल ही में बीजेपी चले गए थे फिर वापस आए, या तो ज्वाइन कर ले या ईडी सीबीआई की उन पर दबिश या रेड डल सकती है। अब देखिए अमानतुल्लाह खान के यहाँ जो मामला है वक्फ बोर्ड वाला मामला है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको उसी नजरिए से देख रही है और कह रही है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश है और यही वजह है कि उनके शीर्ष नेता से लेकर जो तमाम नेता हैं उन पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाटी आपकी जानकारी के लिए। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगे हैं और इसी के लिए छापेमारी की गई है ईडी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। और वहीं ईडी छापेमारी पर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है, तुमसे लड़ेंगे भी और हराएंगे भी। संजय सिंह का ये बयान सामने आया है। 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है
कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए, 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे। तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। इस बीच अमानतुल्लाह से ईडी पूछताछ पर बीजेपी का बयान भी आ गया है। जो बोएगा वही काटेगा, ये बीजेपी ने हमला बोला है। काश आपने ये याद रखा होता, ये बीजेपी ने वार किया है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है, और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। और बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुबह 11 बजे करीब होगी। याचिका पर सुनवाई और जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका है जिस पर आज सुनवाई होनी है। एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप है। देश में बुलडोजर की कार्रवाई कई राज्यों में जारी है, जिसके खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होने जा रही है। याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोपियों के घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया है। हाल ही में यूपी में एक मामला सामने आया था, जहां 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद आरोपी मोहित खान और नौकर राजू खान के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने मोहित खान की बेकरी को ध्वस्त कर दिया था। बाद में यूपी सरकार ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इधर राजस्थान के जयपुर में भी पिछले 2 सालों में बुलडोजर की कई कार्रवाई हुई। बताया जाता है कि राजस्थान में अपराधियों को सबक सिखाने और जनता को मैसेज देने के लिए राजस्थान की सरकारें यूपी की योगी सरकार के तर्ज पर बुलडोजर का सहारा ले रही हैं। पिछली गहलोत सरकार ने जहां पेपर लीक माफिया की कोचिंग सेंटर और घरों पर बुलडोजर चलवाया, वहीं मौजूदा भजनलाल सरकार अपराधियों को सबक सिखाने के लिए लगातार बुलडोजर चलवा रही है। इस बीच यूपी के मिर्जापुर जनपद में भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। इस बीच कई ऐसे वकील भी हैं जिन्होंने सिस्टम पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए थे। 11 मार्च 2024 को वन विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण और धर्मांतरण की शिकायत पर एक चर्च पर बुलडोजर चला था। बताया गया है कि अहरोरा थाना क्षेत्र के जंगल मोहान में वन विभाग की जमीन पर विनोद कुमार और रमाकांत ने कब्जा कर लिया था। इस इमारत में ही लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। चुनाव उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। जब दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो बुलडोजर से बिल्डिंग गिरा दी गई। इसके अलावा 2 साल के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग, सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर भी बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने उस इलाके को मुक्त करवाया। प्रयागराज के अटाला में 10 जून 2022 को शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। इस हिंसा का आरोप जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर लगा था। जावेद के 2 मंजिला मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया था। हमारा डिमांड ये है कि उस पीड़ित शिक्षिका के मकान को रिकंस्ट्रक्ट करके एडीए दे। मध्य प्रदेश में भी कई शहरों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गांव खेड़ी मंडल खां के रहने वाले हनीफ खां का ये घर है। टूटी फूटी ईंटों के ढेर है। पीड़ित हनीफ का कहना है कि उनका मकान दूसरे के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाने के दौरान टूट गया था। 29 अगस्त 2023 को ये घटना हुई थी। डीएम और एसपी से पीड़ित ने गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की गई। पीड़ित का कहना है कि वो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। घर के अभाव में वो झोपड़ी किसी तरह बनाकर गुजर बसर कर रहा है। 3 मकान के नोटिस थे, 3 मकान तोड़ दी। मेरे को कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया, ना मेरे को कोई सूचित किया गया, और मेरा मकान बेकसूर के मकान तोड़ दिया मेरा।
बताया जाता है कि मामला 29 अगस्त 2023 का है। शुजालपुर पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 3 लोगों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। बुलडोजर की कार्रवाई के दिन हनीफ खां घर पर नहीं था। बावजूद इसके प्रशासन ने उसके मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। और वहीं यूपी के भी कई शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बरेली से लेकर बिजनौर तक बुलडोजर चलाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली के जिस होटल पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये बरेली गोलीकांड के आरोपी राजीव राणा का था। बताया जाता है कि 6 जून को करोड़ों रुपए के प्लांट पर कब्जा करने को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक गोलीकांड के एक और आरोपी आदित्य उपाध्याय के 2 मंजिला घर और लॉन पर बुलडोजर चलाया गया। यूपी के बलिया में भी हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2024 को बांसडीन थाने के सामने एक युवक रोहित पांडे की दिन दिहाड़े कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था। तब से पीड़ित किसी तरह से गुजर बसर कर रहा है। बिजनौर में बुलडोजर एक्शन के करीब 16 मामले सामने आए हैं। 31 मार्च 2022 को बिजनौर के सुवाहेड़ी गांव में राशन डीलर देवेंद्र सिंह की हत्या के आरोपी राम बहादुर और उनके 3 बेटों के घर और मकान पर 7 अप्रैल को पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की थी। साथ ही 3 बीघा जमीन को भी जब्त किया गया था। इस हत्याकांड में अब कोर्ट ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2020 से 2022 तक 12,660 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। 15,000 एकड़ से अतिक्रमण हटाया गया है। 500 ऐसे मामले जिसमें सरकार ने कोर्ट के नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। वकील इस मसले पर क्या कहते हैं, सुनिए। ये प्रशासन अपने आप को एक जज और ज्यूरी की तरह पेश करने लग गया है और इमीडिएट एक्शंस, इस तरीके के डिमोलिशंस पे बहुत कोई भी घटना होती है जिसमें इमीडिएट एक्शन में डिमोलिशन कर दिया जाता है बिना कोई लीगल परव्यूज को या बिना किसी लीगलिटीज़ को फॉलो करते हुए। तो इसी तरीके से कई सारे केसेस हमने डील किए हैं और उन केसेस में लगभग ये समझिए आप जो खरगोन और सेंधवा में खासतौर पर डिमोलिशन हुए हैं बड़े पैमाने पे 2021-22 में, कोई उसमें घटनाक्रम हुआ और उसमें वो अपराधी है तो उसको ऑलरेडी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑलरेडी उस पर कार्रवाई कर चुकी हैं। वो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई हो गई है, उस पर FIR हो चुकी है, उसको जेल भेज दिया गया है। पर उसके वजह से उसके पूरे परिवार को सज़ा देना, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनको सज़ा देना उनका भी एक अधिकार है। तो ये एक वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और आज बड़ी खबर बंगाल से आएगी। बंगाल में आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा में रेप विरोधी कानून पेश होगा। 2 दिनों तक चलेगा विधानसभा का विशेष सत्र। कोलकाता ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में डॉक्टर बिटिया के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसी मामले पर आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। खबर है कि दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने के लिए संशोधित विधेयक पारित कराने के लिए 2 दिवसीय विशेष सत्र आज शुरू होगा। हालांकि आज दिन पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और अन्य दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 3 सितंबर को दुष्कर्मियों को फांसी के लिए विधानसभा में संशोधित विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके बाद विधेयक पारित किए जाने के बाद उसी दिन शाम में इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेज दिया जाएगा। इधर बीजेपी ममता बनर्जी से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी समेत कई नेता धरने पर बैठे हैं और सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा है कि राज्य में 2 दिनों में रेप की 7 घटनाएं फिर सामने आई हैं, जिनका सीधा संबंध टीएमसी से। हरियाणा के चरखी दादरी में प्रवासी मजदूर की हत्या के मामले में 8वां आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक और हरियाणा के चरखी दादरी की इन 2 तस्वीरों को देखिए, दोनों ही एक जैसी हैं। दोनों में भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया है और गौमांस के शक में जहां महाराष्ट्र के नासिक में ट्रेन में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा गया, वहीं हरियाणा के चरखी दादरी जिले में गौमांस खाने के संदेह पर कुछ लोगों ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। इन दोनों घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर
सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून की राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने दोनों तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ये भी लिखा है, भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस के शिकंजे में जिस आरोपी को आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के मामले में युवक की हत्या को लेकर पकड़ा गया था। ये 8वां आरोपी है। इससे पहले कथित तौर पर 2 नाबालिग समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई में आज कांग्रेस बड़ा खुलासा करने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया है, सोशल मीडिया के जरिए पवन खेड़ा का दावा सामने आया है। एनसीपी शरद गुट ने भी खुलासे का दावा किया, तो आज कुछ बड़ा खुलासा होने जा रहा है और कांग्रेस इस बात का दावा कर रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर आज कांग्रेस सीसी की अहम बैठक होगी। वहीं कांग्रेस लीगल टीम ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से निपटने के लिए बड़ा फैसला किया है। देखिए रिपोर्ट। राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की जाएगी। सीईसी के पहले हाफ में जम्मू कश्मीर और दूसरे हाफ में हरियाणा विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। वहीं कांग्रेस लीगल टीम ने अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सोशल मीडिया में फेक न्यूज से निपटने को लेकर बैठक की, जिसमें फैसला किया गया कि कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं के खिलाफ फेक न्यूज के मामलों में कानूनी एक्शन लिया जाएगा। कानून से संबंधित हर चीज, सोशल मीडिया एक बहुत अहम हिस्सा है इसका। आज सिर्फ फेक न्यूज़ तो एक छोटा शब्द है। सोशल मीडिया में जिस प्रकार का अनाप शनाप हर तरह की चीज़ चलती है, तो हमारी टीम्स ने ऑलरेडी अभी पिछले 3 हफ्ते में FIRs हुए हैं, उनको हटाया भी गया है। लेकिन ये चलता रहता है, इसलिए हम उसको व्यवस्थित रूप से एक टीम बनाएंगे। इसके अलावा फैसला लिया गया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। वहीं केरल के पलक्कड़ में चल रही आरएसएस समन्वय बैठक का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन रविवार को 5 सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में देश के अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। आरएसएस की समन्वय बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा कि सियासी दल भारत के हिंदू समाज को जातीय वर्गों में तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन संघ का काम सामाजिक समरसता बनाए रखना और सबको साथ रखना है। शिक्षा सत्र के दौरान भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि इसे कहां-कहां लागू किया गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का शिक्षा के क्षेत्र में और समाज पर क्या असर पड़ा। सुरक्षा सत्र के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान बांग्लादेश में हो रही उथल-पुथल के कारण भारत की सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। चीन अफगानिस्तान से बढ़ते खतरों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक व्यापक रणनीति के तहत कदम उठाने पर चर्चा की गई। आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के समय केंद्र सरकार की आर्थिक पॉलिसी पर बात की गई। इस दौरान देश के कारोबारियों, व्यापारिक संगठनों और उनके हितों की रक्षा पर बात हुई। बैठक में स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने और इन पर फोकस बनाए रखने पर जोर दिया गया। आरएसएस की समन्वय बैठक में शामिल होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलक्कड़ में प्रबुद्ध सामाजिक लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। आरएसएस की समन्वय बैठक में शामिल होने के लिए केरल के पलक्कड़ में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थानीय प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक जिम्मेदार पार्टी है। It is the time when we say that we have to make India Atmanirbhar and we have to make India Viksit Bharat, that is developed India. And for that, the Prime Minister, under the dynamic leadership of Prime Minister, I must assure you that the goals are set and we are also set on that very direction. And all parameters have been set accordingly that in 2047 we have to make India a developed nation and we have to go forward.
बीजेपी अध्यक्ष ने बैठक के दौरान ये भी कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ की सरकार ने राज्य की संस्कृति को खराब कर दिया है। एक राज्य जहां पहले अमन चैन रहता था, वहां आज भ्रष्टाचार और हिंसा ने जगह ले ली है। हेमा समिति की रिपोर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को लेकर न्याय में देरी क्यों हो रही है। आगे बढ़ते हैं। चंदौली में एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सत्ता का कभी कोई गुलाम नहीं हो सकता, ना संत ना योगी। बाबा कीनाराम का जिक्र करते हुए उन्होंने ऐसा कहा है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अघोराचार्य बाबा कीनाराम के 425वें अवतरण समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही। सीएम योगी चंदौली में बाबा कीनाराम की दिव्य साधना का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने देश और समाज को बांटने में सफलता पाई। वहीं संत और सन्यासी की सारी सिद्धि और साधना राष्ट्रहित, समाज हित और मानव कल्याण में निहित होती है। बाबा कीनाराम ने तो तत्कालीन शासक शाहजहां को भी डपटकर भगाने का काम किया था। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। योगी आदित्यनाथ ने चंदौली में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा कीनाराम के नाम पर किए जाने का भी जिक्र किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। दिलावर ने कहा है कि अब किसी भी किताब में अकबर को महान बताया गया तो उसे जला देंगे। हमने सब किताबें देख ली है, अभी तक नहीं है, यदि कोई होगा तो पूरी किताब को जला देंगे। ये है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दिलावर उन किताबों को जलाने की बात कह रहे हैं जिनमें मुगल शासक अकबर को महान बताया गया है। अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। ये मेवाड़ का अपमान, राजस्थान का अपमान और भामाशाह का अपमान और अपमान आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप का अपमान पूरे राजस्थान वासियों का अपमान है कि वो हमारे संरक्षक थे और जिन्होंने कभी स्वतंत्रता की बेड़ियों को स्वीकार नहीं किया था। शिक्षा मंत्री कल उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने अकबर की आलोचना करते हुए कहा कि उसने सालों तक देश को लूटा। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनके रुख के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को राजपूत इतिहास में प्रतिरोध और बहादुरी के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। महाराणा प्रताप ने मुगल शासन के खिलाफ झुकने से मना कर दिया था। और एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक नितेश राणे पर केस दर्ज हुआ है। अहमदनगर जिले के तोफखाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा और उसके बाद ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस आज नितेश राणे को नोटिस भेज सकती है। तोफखाना पुलिस पूछताछ के लिए भी बुला सकती है नितेश राणे को। और आपको सुनाते हैं नितेश राणे ने क्या कुछ कहा है। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुमको तुम्हारी कौम की अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। तो आरोप लगा है नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण का। हमारे साथ राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राजीव, केस दर्ज हो गया है नितेश राणे के खिलाफ, आरोप और क्या क्या लगा है? देखिए, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है नितेश राणे पर और उन्हें सम्मान दे सकती है पुलिस, जल्दी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। दरअसल नितेश राणे ने मंच से विवादित बयान दिया था और उसके बाद में एमआईएम की तरफ से डीजीपी रश्मि शुक्ला से मांग की गई थी कि नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर हो। जिस तरह के विवादित बयान लगातार नितेश राणे देते रहे हैं, इससे महाराष्ट्र में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, माहौल खराब हो सकता है, ये आरोप एमआईएम की तरफ से लगाया गया था, जिसके बाद में आज अहमदनगर की तोफखाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल नितेश राणे इस स्टेटमेंट के बाद में महाराष्ट्र में राजनीतिक
सियासी बयानबाजी और भी आ सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट किया है कि नीतीश राणे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी शुक्रिया आपका राजीव जानकारी देने के लिए। और पुलिस आज नीतीश राणे को नोटिस भी भेज सकती है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने से जुड़ा है और शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सरकार ने माफी भी मांगी है और फिर से स्थापित करने की बात कही है। इसके बावजूद इस पर खूब राजनीति हो रही है। ये तस्वीरें जूते मारो मार्च की है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी के कई नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई नेता हैं जो जूते मारो मार्च के लिए जमा हुए हैं। इस दौरान उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली जब शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं को जूते मारने की बारी आई तो मना कर दिया। देखिए, उद्धव ठाकरे ने नेताओं के पोस्टर पर जूते मारे। उद्धव के ठीक बगल में शरद पवार खड़े थे, लेकिन अपनी बारी आने पर उन्होंने नाना पटोले को जूता थमा दिया और फिर जब नाना ने जूता शरद की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने देखिए किस तरह हाथ मारकर उन्हें आगे देने का इशारा किया। ये तस्वीरें मुंबई के हुतात्मा चौक पर की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शरद पवार ने भले पोस्टर पर जूते न मारे हो, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगले 2 महीने में सत्ता परिवर्तन किए बगैर वो शांत नहीं बैठेंगे। शिवाजी के सम्मान के लिए वो ये सरकार बदलेंगे। और अगली खबर असम से है। असम में तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। असम में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी को पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी मानते हैं और इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। No doubt people have very deep respect for Mamata Banerjee, but the TMC party, people of Assam, they do not want to accept the TMC. That is why I have decided, if the people do not accept it, then how we can intensify the fight against BJP from TMC platform. So this is the ground reality. This is the ground reality, and then I decided that if I continue in TMC, only I will get no result. Only this is wastage of my time and energy. इसके अलावा उन्होंने कहा कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी को लिखे पत्र में उन्होंने पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को असम में टीएमसी को स्वीकार्य बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं किया गया। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर चन्नी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एसजीपीसी की परमिशन के बिना ना तो फिल्म चलेगी और ना ही चलने दी जाएगी। अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले ही किसानों के खिलाफ बयान को लेकर विवादों में आई रनौत की फिल्म पर पंजाब में संकट के बादल दिख रहे हैं। पंजाब के जलंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने फिल्म नहीं चलने देने की बात कही। जे उन्होंने कोई पिक्चर चलानी है तो पहला एसजीपीसी ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ एसजीपीसी ਦੇਖੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ सर्टिफिकेट जरूरी है, जो सर्टिफिकेट मिलता है फिर वो दिखा ले। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ये पुराने पंजाब का हिस्सा है। देश की आजादी के बाद पंजाब का इतिहास है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार से रहे हैं और आज तक यहाँ दंगा फसाद की कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका सम्मेलन में कहा कि अदालतों में लंबित मामले बड़ी चुनौती है और इनका जल्द निपटारा होना चाहिए। न्यायपालिका सम्मेलन के इस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में आयोजित जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में ये बातें की। उन्होंने कहा कि गरीब आदमी अदालत जाने से आज भी बचता है क्योंकि वो तारीखें झेल नहीं सकता। न्यायपालिका से जुड़ी सभी लोग महिलाओं के विषय में पूर्वाग्रह से मुक्त विचार, व्यवहार और भाषा के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जिला अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के समापन सत्र में पहुंचे राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। महिला न्यायिक अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर मुर्मू ने खुशी जाहिर की और साथ ही कहा कि न्याय की रक्षा करना देश के सभी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी है। बार बार तारीख देने यानी
स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। इस स्थिति को बदलने के हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आसमानी आफत की चपेट में है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच आपको बता दें कि एनडीआरएफ की 26 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घर, सड़क और गाड़ियां सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। घरों में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भरा दिख रहा है। कई फीट पानी भरने की वजह से हजारों लोग परेशान हैं और पानी के बीच राहत के इंतजार में हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने एनडीआरएफ की नाव में सवार होकर हालात का जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी से बात की और हालात के बारे में जानकारी ली। दोनों नेताओं ने चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। दोनों ही राज्यों में करीब 400 गांव पानी में डूबे हुए हैं, जिसके चलते हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच रेल और सड़क मार्ग दोनों ही कट गए हैं। खबर जयपुर से है। जयपुर में कल तेज बारिश के बाद एयरपोर्ट के एक हिस्से में पानी भर गया, जिसके चलते यात्रियों को काफी देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। एयरपोर्ट दरिया में तब्दील दिख रहा है। पानी के बीच यात्री परेशान भी नजर आ रहे हैं। कई लोगों को इस परेशानी की वजह से कई घंटे एयरपोर्ट पर ही गुजारने पड़े। तेज बारिश के बाद जयपुर एयरपोर्ट के अराइवल गेट के सामने पानी भर गया। पोर्च में पानी भरने से यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और मड पंप के जरिए पोर्च से पानी को बाहर निकाला। जयपुर एयरपोर्ट के लिए ये समस्या नई नहीं है। बारिश के मौसम में अक्सर एयरपोर्ट के पोर्च में पानी भरने की समस्या हो जाती है। ड्रेनेज ठीक नहीं होने से पोर्च में पानी भर जाता है, जिसका खामियाजा एयरपोर्ट पर आए यात्रियों को भुगतना पड़ता है। अंडरपास में ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने से पानी की आवाजाही प्रभावित होती रहती है, जिसकी वजह से सड़कों पर भी जल भराव देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले भी भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के पोर्च में पानी भर गया था। महाराष्ट्र के पुणे से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां संपत्ति विवाद में एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और उसके शव के टुकड़े मुथा नदी में फेंक दिए। महाराष्ट्र के पुणे में संपत्ति विवाद में एक भाई ने अपनी बहन की गला घोटकर हत्या कर दी, फिर उसके शव के टुकड़े कर नदी में फेंक आया। हत्याकांड में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। हत्या के बाद उसने खुद अपनी बहन के लापता होने की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में खुलासा हुआ है कि भाई और बहन के बीच एक झुग्गीनुमा मकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा था। 26 अगस्त को पुणे में तेज बारिश हो रही थी। इसी दिन भाई अशफाक अपनी पत्नी के साथ सगी बहन सकीना के घर पहुंचा, जहां पहले उन्होंने चाय पी, फिर भाई मकान को उसके नाम करने की जिद पर अड़ गया, जिसे मानने से बहन ने इनकार कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि भाई भाभी ने मिलकर सकीना की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव के कई टुकड़े करके मुथा नदी में फेंक दिए, लेकिन धड़ बहते हुए नदी किनारे आने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस के मुताबिक अब हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। 35 साल के शख्स ने 2 साल की मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 साल की मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले गया और एक सुनसान जगह पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। डरी हुई पीड़िता ने अपने माता पिता को वारदात की जानकारी दी। बच्ची के माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कल्याण में पीड़ित के पड़ोस में रहता था। घटना के बाद पूरे शहर में गुस्से का माहौल है।
पीड़ित के परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 6 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी है। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में विवाद के बाद एक शख्स ने दूसरे को डंडे से पीट दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी के एक निवासी ने सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पर हमला कर दिया। अध्यक्ष का आरोप है कि रेजिडेंट ने लंबे समय से मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया था, जिसकी वजह से उसे RFID स्टिकर जारी किया गया। रेजिडेंट कार बिना RFID टैग के सोसाइटी में एंटर कर रहा था। इस दौरान AOA प्रेसिडेंट ने उसे रोका तो उसने गाली गलौज की और हमला कर दिया। उसने थप्पड़ और डंडे भी मारे। सोसाइटी में मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप करते हुए हालात पर काबू पाया। ये पूरी घटना सोसाइटी के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें रेजिडेंट पहले थप्पड़ मारते हैं और बाद में डंडे से हमला करता दिखाई दे रहा है। हमले के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल है। मामले को लेकर बिसरख थाने में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का ये भी कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पैरालंपिक खेलों में अब तक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से फोन पर बातचीत की है। हाँ जी सर। प्रधानमंत्री मोदी ने पैरालंपिक में शामिल होने पेरिस गए खिलाड़ियों से बात की। पीएम ने जिन खिलाड़ियों से बात की उनमें मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस शामिल हैं। जी सर। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। ओके सर। पीएम मोदी ने अवनी लखेरा को खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी, जो कि एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने की वजह से इस बातचीत में शामिल नहीं हो पाई। भारत ने अब तक पेरिस 2024 पैरालंपिक में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 कांस्य मेडल जीते हैं। अवनी ने स्टार्टिंग की थी गोल्ड से, तो हम उसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम पिछली बार 5 मेडल थे, अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 7 मेडल लेके जाएं। भारत के 84 पैरा एथलीट पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। ये इवेंट 8 सितंबर तक चलेंगे। खिलाड़ी भी पीएम से बात करने के बाद बेहद खुश नजर आए। वंदे भारत चेयर कार के बाद अब देश को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी मिलने वाली है। अगले 1 महीने में इसकी सेवा शुरू हो जाएगी। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अगले कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगी। ये स्लीपर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में BEML में वंदे भारत कोच का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेल राज्य मंत्री V सोमन्ना के साथ BEML में एक नई रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग की आधारशिला भी रखी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए स्पेशल बर्थ और टॉयलेट की सुविधा दी गई है। ऑटोमेटिक बाहरी यात्री दरवाजे, सेंसर आधारित इंटरकम्युनिकेशन डोर, USB चार्जिंग, एकीकृत रीडिंग लाइट, सामान रखने के लिए बड़ा लगेज रूम जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का परिचालन समयबद्धता और दक्षता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये ट्रेन विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।